यहाँ पर हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं बेसिक चीजों के बारे में, यानी कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, उसके कितने सेगमेंट्स होते हैं, वहां पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, यानी उन रूल्स को समझेंगे जो स्टॉक मार्केट में हमें फॉलो करने चाहिए। ये सभी चीजें हम इस बेसिक स्मार्ट इन्वेस्टर में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम आज करेंगे। और आज ये हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट होते हैं जिनसे मिलकर फाइनेंशियल मार्केट बनता है। तो वो सबसे पहला जो सेगमेंट है उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पहला सेगमेंट माना जाता है। अब यहां पर हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो हम उसे समझते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जाता है। अब ये सिक्योरिटी जो वर्ड है, जो जो टर्म है, वो हम यूज करते हैं शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, एफएनओ के लिए, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। इन सब को फाइनेंशियल मार्केट यानी फाइनेंशियल एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। और यही सिक्योरिटी यहां पर ट्रेड की जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर मार्केट में काम करेंगे, तो वो सभी लोग कैपिटल मार्केट में काम करेंगे। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को ना म्यूट रखिएगा जब आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे सबको डिस्टर्ब होगा। तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे और जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। और ये सिक्योरिटी को हम डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी तरह के जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इनफैक्ट ये सारी चीजें सिक्योरिटी मानी जाती हैं और ये ट्रेड की जाती हैं कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट हुआ जहां पे सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। अब यहां पर ये जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये कौन हैं? ये आप जैसे, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी हमें एज एन इंडिविजुअल। तो वो प्लेटफॉर्म हमें कैपिटल मार्केट से मिलेगा। यानी कैपिटल मार्केट वो प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। और ये खरीदने और बेचने वाले लोग इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करती हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं या उसको इशू किया जाता है। तो वो जो कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, ये सारी कंपनियां भी यहाँ पर ट्रेड करती हैं। यानी कि ये जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और एज अ कंपनी भी हो सकते हैं। और कंपनी तो आप जानते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं। तो ये है कैपिटल मार्केट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर आप कैपिटल मार्केट के साथ साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और मार्केट है जो हम बोलते हैं जिसे कमोडिटी मार्केट। अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में भी काम किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं आपको गोल्ड खरीदना अच्छा लगता है, आपको सिल्वर खरीदना अच्छा लगता है, इसी तरह से आपको आपको क्रूड खरीदना, बेस मेटल खरीदना, या एग्री की कुछ कमोडिटी जो लिस्टेड कमोडिटीज हैं उनमें काम करना अच्छा लगता है, या आपका काम करना चाहते हैं, या मान लीजिए किसी भी तरह से आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रेडर के तौर पे हो सकता है, एक कंपनी के तौर पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपके लिए ये मार्केट है जहां पर आप कमोडिटीज में काम कर सकते हैं। अब ये जो कमोडिटीज है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड की जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आप सब जानते हैं, डीमेट के थ्रू ये ट्रेडिंग की जाती है और यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगेन, ये ट्रेड करने वाले आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और एज एन कंपनी भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कमोडिटीज में हम ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में जहां पर ट्रेडिंग की जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
उसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर भी ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है और जितनी भी मेजर कमोडिटीज हैं ये यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता दिए, जैसे गोल्ड सिल्वर, क्रूड है, नेचुरल गैस है, बेस मेटल्स हैं, इसी तरह से कुछ एग्री कमोडिटीज हैं, तो ये यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं और आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। अब तीसरी मार्केट जो है वो मार्केट होती है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट। अब ये करेंसी मार्केट जो होती है यहाँ पर भी करेंसी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कई लोग होते हैं जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको करेंसी में काम करने में बड़ा मजा आता है या बड़ा अच्छा लगता है, या जिनकी बड़ी अच्छी एनालिसिस होती है, पकड़ होती है, वो लोग करेंसी मार्केट में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को या ट्रेडिंग को, तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म आ जाता है करेंसी मार्केट, जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी मेजर दुनिया की करेंसीज हैं, जैसे मेनली 4 करेंसीज हैं, जैसे यूएसडी है, जापानीज येन है, यूरो है और पाउंड है। तो ये 4 मेन करेंसीज जो हैं यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं, और ये जो ट्रेड की जाती हैं ये आईएनआर के अगेंस्ट में, यानी हमारे इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में इनको हम ट्रेड करते हैं। तो इनको कहा जाता है करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट वो मार्केट है जहां पे करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। और जो फोर्थ मार्केट है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। अब देखिए जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया जाता है। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हैं ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। आप इन शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि डेरिवेटिव बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं। एक एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर्स, कमोडिटीज और करेंसी। तो आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग से सेगमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। और यही एफएनओ सेगमेंट जो है इसे डेरिवेटिव सेगमेंट बोला जाता है, जहां पे शेयर्स यानी कि कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट, जहां पर कमोडिटी के प्रोडक्ट और जहां पर करेंसी के प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है। तो मेनली ये 3 जो सेगमेंट होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर छोटा पैसा लगा के आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को लोग जानते हैं बहुत बड़ा पैसा बनाने का जरिया। तो वो इसी सेगमेंट में हम करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर नुकसान भी बहुत हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप हेजिंग करना भी सीखेंगे इस सेगमेंट के द्वारा, और यहाँ पर एक बड़ा पैसा भी कमाना सीखेंगे इस प्रोडक्ट के द्वारा। तो ये मेनली 4 तरह की जो सेगमेंट है इससे मिलकर बना है फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पर अगर आपको किसी को डाउट है इन चारों सेगमेंट में, मेरी कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर मनी मार्केट, जी बोलें। सर मनी मार्केट हम कैपिटल मार्केट में आएगी, करेंसी मार्केट में आएगी? देखो, मनी मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है। तो ये डेट मार्केट का छोटा भाई है जिसे मनी मार्केट बोला जाता है। तो मनी काइंड ऑफ मार्केट से डेट करेंसी मार्केट। मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं। ओके सर। और किसी का कोई सवाल है? नहीं सर। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, जी। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। ठीक है, तो एक एक सेगमेंट को हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हमारा इसके बाद होगा वो है कैपिटल मार्केट, राइट। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल मार्केट है इसे हम समझते हैं, ये कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो कैपिटल मार्केट है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर खरीदते हैं या बिकवाली करते हैं, और यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल के तौर पर या एक कंपनी के तौर पर इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर
आप सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बात तो रही कैपिटल मार्केट की, पर ये जो कैपिटल मार्केट है ना, ये दो मार्केट का कॉम्बिनेशन माना जाता है, यानी इसमें ना दो मार्केट्स आती हैं। सबसे पहली मार्केट आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी जो प्राइमरी मार्केट है ये कैपिटल मार्केट का ही सेगमेंट होता है, और इसका जो दूसरा सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब ये दोनों क्या होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये जो प्राइमरी मार्केट है, देखिए इसे हम आईपीओ मार्केट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, या नहीं किया होगा तो आईपीओ का नाम जरूर सुना होगा। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये बेसिकली वो रूट होता है जहां पर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के पर्पज से आती है और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, प्राइमरी मार्केट एक ऐसा रूट है जहां पर आप किसी भी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं, बट उसके लिए सर्टेन नॉर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कल को कोई कंपनी खोलेंगे और चाहेंगे कि आपका जो कंपनी है वो लिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सर्टेन नॉर्म जो है ना वो फॉलो करने होते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करती है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका आईपीओ आए और आपकी कंपनी लिस्ट हो जाए। अब यहां पर आप क्यों चाहेंगे कि आपकी कंपनी लिस्ट हो जाए, तो यहां पर सबसे पहली चीज ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी कंपनी को इसलिए लिस्ट कराना चाह सकते हैं कि आपको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, आपको बड़ी कंपनी बनानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कंपनी है उसको लाइबिलिटी फ्री करना है। ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक आईपीओ को लाने के। हो सकता है आप डेट को क्लियर करने के लिए आईपीओ लाना चाहते हैं। तो मैं इसे एक प्रोसेस के तौर पर समझाता हूं। मान लेते हैं हमने एक कंपनी बनाई जिसको हमने नाम दे दिया XYZ। अब ये जो XYZ कंपनी है, हम चाहते हैं कि ये एक बड़ी कंपनी बन जाए। तो बड़ी कंपनी बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि एक कंपनी को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो मुझे बहुत सारे कैपिटल की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। अब ये पैसा मुझे दो जगह से मिल सकता है। पहला तो बैंक से मिल सकता है, पर अगर मैंने बैंक से पैसा लिया और गलती से बिजनेस फेल हो गया तो मुझे बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, जो मेरी लाइबिलिटी होगी। अब देखिए यहाँ पर लाइव, हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके। सो अब नहीं यहाँ सर। पर यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी होगी। अब अगर मैं बैंक से पैसा रेस करूं और मान लेते हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं चला या मुझे नुकसान हो गया, तो मेरे को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, जो कि एक रिस्क है। अब दूसरा तरीका भी है कि मैं अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पार्टनर बना लूं। पार्टनर से मेरा मतलब है कि मैं सबको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूं, और शेयर्स देने के बाद उन सभी को ऑनर बना दूं कंपनी का, और वो जो पैसा उनसे लूंगा मैं शेयर के बदले में, उससे मैं बिजनेस कर लेता हूं। और अगर बिजनेस फेल भी हो गया तो पैसा देने की जो लाइबिलिटी है वो मेरे सर पे नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में जब मैंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया, लोगों को दिया वो शेयर्स पैसों के बदले में, तो वो कंपनी में मालिक बन गए। और जब मालिक बन गए तो वो मेरी तरह लॉस और प्रॉफिट दोनों को बियर करेंगे। यानी अगर आप अपने शेयर्स के बदले में जो कैपिटल रेस करते हो, पैसा रेस करते हो, जब उसका नुकसान हो जाता है तो वो पैसा देने की जिम्मेदारी आपके सर पर नहीं होती है, क्योंकि आपने तो कंपनी में जो शेयर्स दिए हैं, और जिसको शेयर्स दिए हैं, जिसने भी आपके शेयर्स लिए और आपको पैसा दिया, उसने आपको एक ऑनरशिप आपसे खरीद ली। और ऑनर को तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क पूरा पूरा जो होता है वो ऑनर का होता है। जबकि जो पहला वाला केस हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डेट लिया था, यानी बैंक से जो पैसा उधार लिया था उसको हम डेट बोलते हैं। और अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो डेट होता है वो एक लाइबिलिटी होता है, जो आपको रिटर्न करना होता है। और दूसरे केस में जहां पर हमने ये शेयर्स लोगों को दिए, लोगों से पैसा रेस किया, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने ऑनरशिप ट्रांसफर की जिसके बदले में हमने पैसा लिया, और ये पैसा हम अपने बिजनेस में डालेंगे। और बिजनेस चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी चला तो पैसे देने की जो जिम्मेदारी है लॉस होने के बाद वो हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर दिया, जिससे ऑनरशिप उनके पास चली गई और हमारी लाइबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड हो गई। तो जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां आईपीओ रूट को, यानी अपने जो शेयर्स को डाइल्यूट करने करने वाली जो पोजीशन है उसको ज्यादा सही समझती हैं, और कंपनियां अपना आईपीओ लाती हैं।
यानी कि कंपनी में जब आप कोई भी कंपनी लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ लेके आएगी तो वो एक सेफ एक ऑप्शन क्यों माना जाता है, मैंने अभी उसका रीजनिंग आपको दिया, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो अब ये आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ नहीं ला सकती है। उसको आईपीओ लाने के लिए सर्टेन नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा जो सेबी ने और कंपनी एक्ट में बनाए गए हैं। अब मान लेते हैं जो सेबी ने जो भी नॉर्म सेट किए हैं, अगर कोई भी कंपनी उसको फुलफिल करती है पूरी तरह से, तो आप आईपीओ लेके आ सकते हैं। और हम यहां पर आईपीओ के प्रोसेस को समझने के लिए ये अज्यूम करेंगे कि क्या कोई भी कंपनी जो पूरी तरह से सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर चुकी है वो आईपीओ किस तरह से लाएगी। तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, और ये जो एबीसी कंपनी है ये पूरी तरह से आईपीओ नॉर्म्स को फुलफिल करती है। तो यहां पर हम बात करेंगे एबीसी कंपनी के आईपीओ की। अब ये आईपीओ लाना चाहती है, तो आईपीओ में ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें समझने होंगे। तो देखिए, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ अगर लेकर आएगी तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि उसको किसी मेंटोर को हायर करना होगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि आप जब नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो सालाना तौर पर आप देखते हैं कि जब आप जब अपना टैक्स फाइल करते हैं तो उस टैक्स फाइल करने के लिए आपको एक सीए की जरूरत होती है जो आपको मेंटोरशिप देता है टैक्स फाइलिंग के दौरान। ठीक उसी तरह से जब आपको आईपीओ लाना होता है तो आपको एक मेंटोर चाहिए होता है जो आपको गाइड करे, जो इस प्रोसेस को समझाए और आपके लिए ये सारे काम करे। तो आईपीओ जब लाया जाता है तो सबसे पहले ना मर्चेंट बैंकर को ये कंपनी जो है ये हायर करती है, और मर्चेंट बैंकर मेंटोरशिप देता है इस कंपनी को। तो ये जो एबीसी कंपनी है ना, ये मेंटोर हायर करेगी, और मेंटोर के तौर पर ये मर्चेंट बैंकर को क्या करेगी, हायर करेगी। तो मर्चेंट बैंकर जो होता है उसको ये हायर करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है ये होता है। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, इसको हम लीड मैनेजर भी कहते हैं, इसको लीड मैनेजर भी कहा जाता है। और मर्चेंट बैंकर को लीड मैनेजर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड जो भी आप सुनेंगे ना, तीनों का एक ही मतलब होता है। इसे चाहे आप लीड मैनेजर कहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर कहिए, या फिर मर्चेंट बैंकर कहिए, तीनों का एक ही अर्थ है। तो ये जो आईपीओ वाली कंपनी है ये इन्हें हायर करेगी और ये इन कंपनी को मेंटोरशिप देंगे। अब मेंटोरशिप देने के साथ साथ ये इनके लिए एक और काम करेंगे, इनका डीआरएचपी प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो डीआरएचपी है इसको हम कहते हैं ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको प्रोस्पेक्टस के नाम से समझिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। अब ये बेसिक चीजें हैं, वैसे तो इतनी ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आप इनको समझ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में तो इनका कोई यूज होता नहीं है। तो यहाँ पर डीआरएचपी को समझेंगे, ये एक वो प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी की जन्म कुंडली है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके, इसको सेबी को दिया जा सके, और सेबी इसको वेरीफाई करके परमिशन दे दे इस कंपनी को आईपीओ लाने की। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है, उसको सर्टेन नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे हम कहीं पर एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है हमारे मार्क्स का। तो वो जब मार्क्स हमारे आ जाते हैं तभी कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ठीक उसी तरह से ये डीआरएचपी वो पहला प्रोसेस होता है जिसको वेरीफाई कराना बहुत जरूरी है, और ये वेरीफाई किया जाता है सेबी के द्वारा, पर बनाया जाता है मर्चेंट बैंकर के द्वारा। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ये डीआरएचपी प्रिपेयर करेगा। अब ये डीआरएचपी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी की जन्म कुंडली है।
कंपनी की ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल इसके बारे में यहां पर आपको मिल जाएगी। कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे करती है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना अर्निंग है, कितना ये जो पैसा आईपीओ में लिया जा रहा है इससे कंपनी क्या करेगी, ये सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें आपको इस प्रोस्पेक्टस से मिल जाएंगी। और ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, कंपनी की भी, सेबी की भी और एनएससी की भी। तीनों वेबसाइट पे इनकी डिटेल आपको मिल जाती है, जिसको आप पढ़ने के बाद कंपनी के आईपीओ में कंपनी के आईपीओ में पैसा डालना है या नहीं डालना है उसे तय कर सकते हैं। तो ये जो डीआरएचपी है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आईपीओ के दौरान मर्चेंट बैंकर प्रिपेयर करता है और ये डीआरएचपी को फिर सेबी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ये जो सेबी है ये वेरीफाई करता है इस डीआरएचपी को, और ये डीआरएचपी को वेरीफाई करने के बाद जो सेबी है, सेबी बोलेगा, अगर ये वेरीफाई कर दिया डीआरएचपी को तो सेबी बोलेगा आईपीओ आप ला सकते हैं। तो अगर आप आईपीओ ला सकते हैं तो उसके लिए आपका डीआरएचपी अप्रूव होना जरूरी है, और ये काम सेबी करता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जहां पर आईपीओ के लिए ये प्रेपरेशन कंपनी द्वारा की जाती है। अब हम ये मान लेते हैं कि कंपनी आईपीओ ला सकती है, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी कर चुकी है। अब आईपीओ आएगा, और जब आईपीओ आएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप समझते हैं। तो इसके बाद जब कंपनी को अप्रूवल मिल जाता है आईपीओ के लिए, यानी सेबी जब आईपीओ के लिए अप्रूवल दे देती है, तो जो अगला स्टेप होता है उस अगले स्टेप में कंपनी क्या करती है, अपना आईपीओ इशू करती है, ओपन करती है। तो जब आईपीओ ओपन करेगी, ये जो आईपीओ है जब ये ओपन होता है तो ये 3 दिन के लिए किया जाता है, यानी इसमें 3 वर्किंग डेज होते हैं जिनमें आईपीओ को ओपन किया जाता है। यानी आपके पास केवल 3 दिन है इस आईपीओ में पैसा लगाने के। तो ये 3 वर्किंग डे होते हैं जहां पर कंपनी का आईपीओ ओपन होता है। अब जब आईपीओ ओपन होता है तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एज एन इन्वेस्टर हमारी 3 तरह की कैटेगरी हैं, जिसमें हम ये तय करेंगे कि हमें आईपीओ में अगर निवेश करना है तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहां पर हमें इन्वेस्टर की कैटेगरी समझनी है। तो देखिए यहां पर सेकंड चीज क्या होती है आईपीओ में, कि जो इन्वेस्टर होता है उसकी एक कैटेगरी होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं आईपीओ के दौरान। तो वो 3 तरह की जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है, सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं रिटेल। देखिए ये रिटेल कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जहां पे आप आईपीओ में 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी अप टू 2 लाख। अब आप बोलेंगे ये अप टू 2 लाख कैसे पता चलेगा, तो ये भी मैं बता दूंगा आपको। पर आप ये मान लीजिए कि आपकी अधिकतम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख तक की होने जा रही है आईपीओ में, तो आप रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं और आप रिटेल कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रिटेल कैटेगरी में तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी और आपको एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के रूप में अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। और एचएनआई उनको कहा जाता है जो 2 लाख के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। यानी अगर 2 लाख के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोला जाएगा, जिसे एचएनआई बोला जाता है। पर अगर आप एज अ कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एज एन एंकर करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन करना चाहते हैं, तो आप एंकर या इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एज अ कंपनी के तौर पर अपने आप को यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना ऑफर दे सकते हैं। यानी कि जो एंकर है या इंस्टीट्यूशन है वो एक कंपनी की कैटेगरी होती है, यानी कि यहां पर इंडिविजुअल कैटेगरी के बाद जो कंपनी कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं एंकर कैटेगरी। अब यहां पर एंकर कैटेगरी में 2 तरह के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो वो जो फॉरेन से आए हुए होते हैं जिन्हें हम एफआईआईज बोलते हैं, और दूसरा वो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े वाले, जिसे हम डीआईआईज बोलते हैं। अब ये टेक्निकली म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज हो सकती हैं जो फॉरेन से आई हों,
जिन्हें हम FIIs बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और DIIs जिन्हें बोला जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये हो सकते हैं पेंशन हाउसेस भी। तो ये 3 तरह की जो कैटेगरीज होती हैं वो IPO के दौरान देखी जाती है। अब यहाँ पर एक और बात मैं समझा दूं आपको कि जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये वो इन्वेस्टर हैं जिनका एक लॉक इन पीरियड भी लगाया जाता है, यानी कि IPO में इनका जो प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट करने का वो थोड़ा अलग होता है। मतलब ये IPO में आप जब 3 दिन में आप एप्लीकेशन डालेंगे तो ये आपसे पहले इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी और इनका अलॉटमेंट भी आपसे पहले कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो इनके ऊपर एक लॉक इन भी डाला जाता है जो 30 डेज का होता है, यानी आप अपने IPO को कभी भी बेच सकते हैं, पर ये अपने IPO को 30 डेज तक नहीं बेच सकते। ये एक ऑब्लिगेशन इनके ऊपर होती है, और ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इनके पास एक बड़ी होल्डिंग होती है, और अगर इन्होंने अपनी बड़ी होल्डिंग को बेचा तो मार्केट को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि 30 डेज तक ये अपनी होल्डिंग को नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज आपने देखी। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो देखिए, नॉर्मली मान लेते हैं हम कि एक IPO है, और मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसको इसके बाद समझाता हूँ। तो IPO की एक प्राइसिंग भी समझ लेते हैं, और प्राइसिंग के बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। तो देखिए, अब जो IPO आपने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है उसकी एक प्राइसिंग होती है, यानी जो IPO है, IPO में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस कैटेगरी के हिसाब से, वो आपने समझ लिया। पर IPO की जो प्राइसिंग होती है वो भी किस तरह से होती है, अब वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका जो प्राइस है वो 2 तरह से सेलेक्ट किया जाता है। पहला तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं फिक्स प्राइस इशू, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखिए, ये फिक्स प्राइस क्या होता है ना, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आपने कंपनी के शेयर का प्राइस रखा है 100 रुपीज पर शेयर। तो ये जो है पर शेयर, ये 100 रुपीज है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए 100 रुपीज ही रहेगा। तो इसे हम फिक्स प्राइस इशू बोल सकते हैं। कंपनी के पास ये चॉइस होती है कि वो अपना जब IPO लाती है तो क्या वो 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ला सकती है, तो जवाब है बिल्कुल ला सकती है। वो इस फिक्स प्राइस ऑप्शंस के थ्रू भी अपना IPO निकाल सकती है। पर मैक्सिमम IPO लाए जाते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस किस तरह से फिक्स प्राइस से थोड़ा अलग होता है, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्राइस बैंड होता है जिसे हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक प्राइस बैंड। अब देखिए, जो प्राइस बैंड है ना, ये एक रेंज में होता है, और ये रेंज एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं 100 रुपीज टू 101 रुपीज। अब ये जो प्राइस बैंड है ये 1 रुपए का यहाँ पर है, पर ये प्राइस बैंड मैक्सिमम हो सकता है 20% का। ये 20% का प्राइस बैंड हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें तो 100 रुपीज का 20% डाउन साइड पे हो सकता है आपका 80 रुपीज, ऊपर हो सकता है 120 रुपीज। तो आप समझ रहे हैं प्राइस बैंड 20 रुपीज का क्या मतलब हुआ। पर इतने प्राइस बैंड पे एक IPO को लाने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसलिए वो छोटा सा प्राइस बैंड डाल देते हैं जिसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ये 100 रुपीज का प्राइस बैंड है टू 101 रुपीज, यानी 1 रुपए का प्राइस बैंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला प्राइस बैंड है इसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और साथ ही साथ फ्लोर प्राइस के नीचे आप अपनी बिड नहीं डाल सकते, यानी कि जो आप शेयर खरीदेंगे वो इस प्राइस के नीचे नहीं डाल सकते हैं। तो जो आपका मिनिमम प्राइस होता है जिस पर आप बिडिंग कर सकते हैं उसी को हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। ये जो अपर प्राइस है इसे हम कहते हैं कैप प्राइस, और इसके ऊपर भी बिड नहीं डाली जा सकती है। तो कैप प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर आप बिड नहीं डाल सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आपको बिड कहां पे डालनी चाहिए। तो देखिए, ये तो डिमांड सप्लाई का लॉ है, प्राइस डिटर्मिनेशन का लॉ है, कि जहां पर अगर हम बात करें कि अगर आप एज अ कंपनी सोचें और आप ये सोचें कि भाई
आपके पास दो बायर हैं, एक 100 रुपीज पर खरीदने के लिए तैयार है और दूसरा 101 रुपीज पर खरीदने के लिए तैयार है, तो यहां पर किस प्राइस पर आप सामने वाले को अपना शेयर देंगे? तो आप बोलेंगे सर 101 रुपीज पर दूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे ज्यादा प्राइस मिलेगा तो मेरा फायदा उसमें होगा। तो बिल्कुल यही जो लॉ है आप कंपनी के ऊपर भी अप्लाई कर दीजिए कि जो भी 101 रुपीज पर लेने के लिए तैयार है, कंपनी भी चाहेगी कि उसको पहले शेयर दिया जाए, और अगर शेयर बचेंगे किसी भी कारणवश तो फिर उनको दिया जाएगा जो 100 रुपीज पर शेयर चाहते होंगे। तो यहां पर एक बात तो तय है कि आप अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शेयर आपको मिले, तो आपको कैप प्राइस पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए, यानी अपनी बिडिंग डालनी चाहिए। तो कैप प्राइस, जैसा मैंने आपको बताया, वो प्राइस होता है जहां पे आप हाईएस्ट बिड कर सकते हैं, यानी कि एक ऊपर वाला प्राइस जिस पर आप बिड करके अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, जिस पर शेयर आपको मिलेगा या मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर आई होप आप सभी को क्लियर होगा, फ्लोर प्राइस वो प्राइस होता है जिसके नीचे आप बिडिंग नहीं कर सकते हैं, कैप प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर भी आप बिडिंग नहीं कर सकते हैं। पर कैप प्राइस तब डाला जाता है जब आप अपने चांसेस को हायर करना चाहते हैं, और फ्लोर प्राइस तब डाला जाता है जब आप अपने जो चांसेस हैं वो लोअर करना चाहते हैं। तो आपको हमेशा कैप प्राइस पर ही आईपीओ में बिडिंग डालनी चाहिए, जिससे आपके जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस आपने समझे। अब मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि आप 2 लाख तक की एप्लीकेशन डालेंगे, तो अब उसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसा हमने ये माना था कि ये एबीसी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो ये अपने प्राइस को लेट सपोज वो डाल देती है 100 रुपीज पर, ये अपने प्राइस को ऑफर कर रही है। अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो ऑफर प्राइस है ये 100 रुपीज है बाय एबीसी कंपनी। अब ये जो एबीसी कंपनी है ये 100 रुपीज पर अपने शेयर को लेके आती है, और यहां पर आप 100 रुपीज पर इसको इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो अब आईपीओ में एक लॉट जिसे हम कहते हैं वो तय किया जाता है। किसी भी इन्वेस्टर को एक शेयर खरीदने की अनुमति नहीं होती आईपीओ के दौरान, एक लॉट साइज में आप शेयर को खरीदते हैं। तो आईपीओ में एक लॉट साइज होता है। अब वो लॉट साइज नॉर्मली प्राइस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि यहां पर लॉट साइज के साथ साथ एक टिकट साइज भी होता है जो हम कहते हैं आईपीओ का एक टिकट साइज। तो अब ये तीनों चीजें ना थोड़ी समझने वाली हैं। तो सबसे पहले यहां पर जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी 100 रुपए पर अपना एक शेयर इशू कर रही है, तो वहां पर एक लॉट साइज है, एक टिकट साइज है। अब ये लॉट साइज क्या है? लॉट साइज का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको हम लॉट साइज बोलेंगे। और दूसरा है टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब तो आप सब जानते हैं, जो टोटल एक इन्वेस्टमेंट यानी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, यानी टिकट साइज को हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो आप, उसको टिकट साइज बोल देते हैं। तो अब ये दोनों चीजें नॉर्मली ना जो कंपनी है चाहती है कि 15,000 के ना नीचे रखे, यानी एक आइडियल टिकट साइज जो होता है ना वो होता है नॉर्मली 15,000 के बिलो, यानी 15,000 के आसपास होता है, इसके नीचे ही होता है नॉर्मली। आप देखोगे कि मैक्सिमम आईपीओ 15,000 के बहुत नियर लाए जाते हैं, 14,500 और एनी अमाउंट बिलो 15,000। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसका लॉजिक ये होता है कि जब भी आईपीओ का टिकट साइज तय किया जाता है तो वो 15,000 15,000 के नीचे क्यों किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर पाए। और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होगा, उतना ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आईपीओ ज्यादा सक्सेसफुल हो, उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि आईपीओ का नाम होगा, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा और जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी फ्यूचर में। तो इसीलिए आईपीओ का जो टिकट साइज है वो लो रखा जाता है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से, जैसे मैंने अभी ये 3 चीजें आपको बताई, अब यहाँ पर इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि जो टिकट साइज है किसी भी शेयर का वो है यहाँ पर 15,000 एग्जैक्ट हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 रुपीज शेयर का प्राइस डाला है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने शेयर का प्राइस डाला है 100 रुपीज,
और इसको नंबर ऑफ शेयर, जैसे हम लॉट साइज बोलते हैं, इसको हम 150 कर देते हैं। अब देखिए, ये 150 करने से ना बड़ा आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर टिकट साइज हमारा 15,000 निकल के आ गया। कैसे आया आप सबको पता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल फिगर आएगा हमारे पास वो आएगा 15,000, जो हमारा हो गया टिकट साइज, जैसा आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे अगर इन्वेस्ट करना है 2 लाख, तो मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? तो मैं एक लॉट में अगर बाय करता हूं, यानी कि यहां पर आप देखोगे कि अगर एक लॉट, यानी अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो वो 15,000 के टिकट साइज पे अवेलेबल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 लॉट में मैंने बाय किया, तो अगर मैं 1 लॉट बाय करता हूं तो मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। और बीइंग एन इन्वेस्टर जो कि रिटेलर कैटेगरी का है, मैं एक लॉट खरीदने के लिए 15,000 रुपए पे करूंगा, पर मेरी अपर लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए। तो मैं मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन लगा नहीं पाऊंगा। तो यहां पर मैं कितने लॉट खरीद सकता हूं? 13 लॉट्स में मैक्सिमम खरीद सकता हूं, क्योंकि रिटेलर की, रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की है, राइट। और अगर मैं यहां पर खरीदना चाहूं, मैक्सिमम कितने लॉट मेरे पास आ जाएंगे? तो मेरे पास आ जाएंगे 13 लॉट्स मैक्सिमम, क्योंकि मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 13 से तो 1,95,000 का अमाउंट आएगा। तो यहां पर मेरी मैक्स जो कैपेसिटी है वो 13 लॉट्स की होगी, राइट। सो 13 लॉट्स में मैक्स बाय कर पाऊंगा बीइंग ए रिटेलर, ठीक है। तो यहां पर ये आपने समझा कि आईपीओ में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आईपीओ में लॉट साइज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं, और मैक्सिमम लॉट किस तरह से हम निकालते हैं, ये सारी चीजें आपने समझी। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। बट यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछिए। सर ये लॉट वाला मुझे समझ नहीं आया सर, ये 13 लॉट वाला। एक लॉट कितने का है? 15,000 का। जी आप सर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं आपकी? 2 अब लाख। 2 लाख ना। तो जी सर। आप अगर 2 लाख रुपए लगाएंगे तो आपके पास कितने लॉट आएंगे 2 लाख में? कितने आएंगे? 13 लॉट आएंगे ना। सर कैसे 13 कैसे आएंगे सर? 15,000 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? यही आया ना। मेरी मैथ कमजोर है वैसे, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर बताओ कितना आया। सर 1 मिनट। सर सिंपल सा है, 15 को अगर मैं टेबल पढ़ूंगा 13 बार तो 1,95,000 आ ही रहा है। 1,95,000। नहीं तो दैट्स मैं ऑल। कह रहा हूँ, मैंने तो यहाँ करके भी दिखा दिया। अब तो जी डाउट नहीं सर, जी होना सर। चाहिए। तो ये ओके आपकी सर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो गई ना। जी सर। तो अगर मान लेते हैं आप 14 लॉट खरीदते हैं तो वो एक्सीड कर जाएगी 2 लाख के ऊपर। हाँ सर। तो आपको तो 2 लाख के नीचे ही एप्लीकेशन डालनी है। हाँ सर। तो आप मैक्सिमम कितने डाल पाएंगे? सर 13 डाल पाएंगे, 13 लॉट। आ गया समझ में? जी सर, जी। हाँ, तो इस तरह से देखेंगे आप। चलिए, और बताइए किसी का कोई डाउट है तो। सर ये जो टिकट प्राइस है और जो टिक साइज होता है ये सेम ही होती हैं? ये एक ही चीज है अलग क्या? अलग होती है, अलग होती है। सर टिक साइज में क्या डिफरेंस होता है? वो आगे चल के बताऊंगा। अभी इससे रिलेटेड देखो, अभी जो सवाल पूछने हैं ना वो टॉपिक से रिलेटेड पूछना, उसके बियॉन्ड मत पूछना, क्योंकि इससे क्या होगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है और फिर बहुत सारी ना टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है। तो ठीक अभी है सर, ठीक है, ठीक इससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है प्लीज पूछे। क्लियर है सबको? हम आगे चल सकते हैं। जी। ठीक है, यस सर। परफेक्ट। तो अब देखिए, ये आईपीओ हो गया है क्लोज्ड। तो जब आईपीओ में आपने एप्लीकेशन लगाई तो आईपीओ क्लोज हो जाता है आफ्टर 3 डेज के बाद। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है? आईपीओ को लिस्ट होना होता है। तो आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है
आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है वो होती है आईपीओ क्लोजिंग के 3 डेज लेटर, यानी 3 दिनों के बाद आईपीओ की लिस्टिंग होती है। अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब आईपीओ आप लगाएंगे ना, तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आपको मैंडेटरी ओपन करवाना है, और डीमेट अकाउंट आप ब्रोकर के साथ, बैंक्स के साथ, किसी के साथ भी ओपन करा सकते हैं। तो जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप आईपीओ की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है ये आपके बैंक अकाउंट से अटैच होकर लगती है, यूपीआई के थ्रू भी लग सकती है, और आपके बैंक के पोर्टल पर जाकर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो अब मान लेते हैं आपके पास डीमेट अकाउंट भी है, आपके पास बैंक अकाउंट भी है, आपने अपने बैंक के ऑनलाइन सर्वर से जाकर या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपने आईपीओ की एप्लीकेशन लगा दी। तो जब आपने आईपीओ की एप्लीकेशन लगाई, तो वो जो आईपीओ की एप्लीकेशन लगेगी वो आपको एक कंफर्मेशन के थ्रू आपके मेल पर भी कंफर्मेशन आएगा, आपके बैंक के सर्वर से आपके पास मैसेज भी आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो लग चुकी है। तो आप जो एप्लीकेशन है वो लॉट साइज में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मैक्सिमम तो आपको पता ही है, आप 13 लॉट लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने 13 लॉट की एप्लीकेशन लगा दी, तो आपका जो पैसा है बैंक से वो डेबिट हो जाएगा, और डेबिट होने के बाद वो पैसा बैंक होल्ड कर लेगा। अब होल्ड करेगा और ये कंपनी को तब देगा जब आपको आईपीओ इशू हो जाएगा, यानी जो आईपीओ है आपको अगर मिल जाएगा, आईपीओ में शेयर्स मिल जाएंगे, तो कंपनी क्या करेगी, यानी आपका जो बैंक है वो क्या करेगा, कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि कंपनी ने आपको आईपीओ अलॉट कर दिया है। पर मान लेते हैं अगर आपका आईपीओ नहीं लगा या आपको एप्लीकेशन नहीं मिली, तो ये बैंक आपका क्या करेगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और ये प्रोसेस सारा का सारा आईपीओ लिस्टिंग से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है आईपीओ का। अब आईपीओ हम समझ रहे हैं कि ये क्लोज हो चुका है, अब आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी तो उसके लिए हमें सेकेंडरी मार्केट की जरूरत पड़ेगी, और ये जो आईपीओ है लिस्ट होता है एक्सचेंज पर, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हमने देखा था ना, सेकेंडरी मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसे हम एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम एक्सचेंज भी बोलते हैं, जहां पर शेयर्स लिस्ट होते हैं और उनको ट्रेड किया जाता है। तो अब ये जो सेकेंडरी मार्केट है, यहां पर ये शेयर लिस्ट हो जाएगा, और लिस्ट होने के बाद दो चीजों पर, यानी इसकी जो लिस्टिंग है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो लिस्ट होगा, तो या तो ये प्रीमियम पर लिस्ट होगा, या तो फिर ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। अब देखिए प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है इसे समझ लीजिए। तो हमने ये माना था कि कंपनी का जो प्राइस था, यानी ऑफर प्राइस था, वो 100 रुपीज था। तो एनी अमाउंट अबव 100 रुपीज के ऊपर जब भी वो लिस्ट होगा तो उसे हम प्रीमियम बोलेंगे, और जब भी 100 रुपीज के नीचे ये लिस्ट होगा तो इसे बोला जाएगा डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट वो अमाउंट होता है जो ऑफर प्राइस यानी जो अलॉटमेंट प्राइस के नीचे होता है, और प्रीमियम प्राइस वो होता है जो अलॉटमेंट प्राइस के ऊपर होता है। अब ये किस कंडीशन में होगा और ये किस कंडीशन में होगा, ये होगा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी डिमांड सप्लाई पर। अब डिमांड सप्लाई के केस में आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम कि शेयर जो ऑफर किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे 100 करोड़ के, और सामने से जो एप्लीकेशन है वो आई 500 करोड़ की, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 500 करोड़ है ये 100 करोड़ से 5 टाइम्स हायर है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा थी, उसके अगेंस्ट में सप्लाई कम हुई, क्योंकि जब सामने से 100 करोड़ की एप्लीकेशन ऑफर निकाला गया 100 करोड़ का, और सामने से जो एप्लीकेशंस आई वो 5 टाइम्स ज्यादा आई, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी, और जो गेन आपको मिलेगा वो लिस्टिंग गेन कहलाएगा। यानी 100 रुपीज का शेयर आपको दिया गया, 100 रुपीज के ऊपर जब आपने शेयर लिस्टिंग के बाद उसको बेचा तो वो आपका गेन है, जिसे हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। कंपनी का जो शेयर था वो 100 करोड़ का ऑफर था, सामने से जो एप्लीकेशन आई वो 90 करोड़ की आई या 95 करोड़ की आई, तो वहां पर
आपने देखा कि सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से ये हाई चांसेस है कि जब शेयर लिस्ट होगा तो वो डिस्काउंट पे लिस्ट होगा और 100 रुपीज के नीचे का जो भी प्राइस लिस्टिंग के टाइम पे आपको मिलेगा उसी को हम डिस्काउंट बोलेंगे। तो ये देखा आपने कि प्रीमियम और डिस्काउंट इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो शेयर है वो कितने गुना सब्सक्राइब होता है, यानी कितनी डिमांड होती है शेयर की और उसके अगेंस्ट में कितनी सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब यहां किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, जी, क्लियर है आईपीओ सर। में किसी का कोई डाउट नहीं है? आईपीओ मैं आपको समझा पाया, आप समझ पाए कि कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीजें होती हैं, ये आईपीओ में आप सब समझ पाए? यस यस सर। सर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तब आईपीओ के बाद हम समझते हैं कि शेयर जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, आईपीओ में आपको मिले शेयर, और जो शेयर आपको आईपीओ में मिले या जो आप शेयर्स को खरीदेंगे यहां पर, उन शेयर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी शेयर दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर, इनको दो नाम से आप बुला सकते हैं। दूसरे जो शेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देखेंगे दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर हो गया जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर हो गया जिसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो ये शेयर दो तरह के होते हैं। अब भाई कौन से शेयर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी बोला जाता है और क्यों इक्विटी बोला जाता है, तो उसके पीछे के रीजन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में क्लास में एक बात बताई थी कि कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है तो वो दो तरह से पैसा रेज कर सकती है, एक तो डेट के थ्रू, दूसरा इक्विटी के थ्रू, यानी ओनरशिप दे देगी। तो जब कंपनी ओनरशिप दे देती है शेयर होल्डर्स को, तो वो अपनी इक्विटी दे देती है शेयर होल्डर्स को। इस तरह से समझें तो कोई गलत नहीं है, यानी सही तरीका यही है कि जब कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के ग्रुप को जब इक्विटी दे देगी, अपनी शेयर होल्डिंग दे देगी, तो उस ग्रुप को या उस व्यक्ति को ओनरशिप की प्राप्ति हो जाएगी और इस ओनरशिप के बदले में वो कंपनी को पैसा दे देगा। तो यहां पर जब कंपनी से आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को आप पैसा पे करते हैं आईपीओ में, जैसा अभी हमने देखा था। कंपनी में आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने बदले में आपको शेयर दे दिए। तो जब आपको कंपनी ने शेयर दिए ना, तो उसका मतलब ही ये था कि जितने शेयर आपने खरीदे उसी फ्रैक्शन में आप कंपनी के ऑनर माने जाएंगे। यानी मान लेते हैं कि कंपनी के पास 100 करोड़ शेयर हैं और आपने 10 शेयर खरीदे कंपनी के, एग्जाम्पल के तौर पर। तो 100 करोड़ का 10 शेयर्स, जितना भी फ्रैक्शन बनेगा उतने की आप ऑनर माने जाएंगे। तो वो लोग जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं कंपनी में ऑनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब कंपनी में ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो इनकी पहली ट्रेड्स क्या होती है कि इक्विटी होल्डर्स ऑनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में। दूसरा, ऑनर को जैसा आप जानते हैं लॉस और प्रॉफिट दोनों ही बियर करने पड़ते हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ वो भी ऑनर को मिलेगा, कंपनी में लॉस हुआ वो भी ऑनर को लेना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में ऑनर हैं, तो कंपनी में कोई भी चेंज अगर आएगा तो आपकी राय के बिना वो चेंज कंपनी में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप तो कंपनी में ऑनर हैं। तो कंपनी का ये दायित्व होता है कि कोई भी कंपनी में मेजर डिसीजन ले तो सभी की सहमति से ले, जितने भी कंपनी में ऑनर हैं सबकी सहमति ली जाए और फिर उसको लागू किया जाए। तो यहां पर कंपनी वोटिंग राइट देती है इनको।
और ये जो वोटिंग राइट होते हैं ये कंपनी सभी अपने इक्विटी शेयर्स को देती है, और मेजॉरिटी वोटिंग राइट जहां पर पड़ते हैं, यानी वोट्स जहां पर मेजॉरिटी वाइज पड़ते हैं, वही डिसीजन कंपनी के लिए लिया जाता है। तो इसीलिए आप अपनी राय दे सकते हैं वोटिंग राइट के थ्रू। मैं आपको बता देता हूं, जब कंपनी कोई भी मेजर डिसीजन लेती है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये वोटिंग राइट कास्ट करने की आपको परमिशन मिलती है, आपको समय बताया जाता है और मेल के थ्रू आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, राइट। तो वोटिंग राइट का यूज किया जाता है मेजर डिसीजन लेने के लिए जो शेयर होल्डर्स द्वारा लिया जाता है। अब इस केस में एक चीज मान के चलिए कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो क्या उस समय आपको पैसा दिया जाएगा? तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ये तो नुकसान शेयर होल्डर का भी हुआ, क्योंकि शेयर होल्डर तो भाई ऑनरशिप कंपनी में रिप्रेजेंट करता है, तो ऑनर को कभी भी पैसा नहीं दिया जाता। तो जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है ना, पैसा शेयर होल्डर्स को वापस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप कंपनी में ऑनरशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ऑनर को लॉस और प्रॉफिट दोनों बियर करना पड़ता है। तो कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाती है तो शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाता भी है तो एक कंडीशन के बाद, और वो कंडीशन क्या है प्रेफरेंशियल शेयर्स में हम लोग समझेंगे। तो ये चारों ट्रेड्स होती हैं इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स की। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स की। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, और हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें दो तरह की ट्रेड्स मानी जाती हैं, पहला इक्विटी की ट्रेड, दूसरा डेट की। अब दोनों ही यहां पर 50-50% इसमें इंटैक्ट होते हैं, यानी डेट और इक्विटी दोनों इंटैक्ट होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स में, जिसे हाइब्रिड सिक्योरिटी माना जाता है। अब यहां पर जैसा कि हम ये समझ पा रहे हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स ऐसी सिक्योरिटी है जहां पर 50-50% दोनों का कंपोनेंट लेकर ये मिलकर बने हैं। तो एक्चुअली में ये डेट है या इक्विटी? और अगर इक्विटी है तो हम इसे डेट क्यों बोल रहे हैं, और डेट है तो इक्विटी क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई लोग ना, घर में 4 लोगों का अगर परिवार है और वो घर बना रहे हैं ना, तो वो नॉर्मली ना एक फ्लोर में उनका काम चल सकता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए उनका परिवार बढ़ेगा, वो फ्लोर और बिल्ड कर लेंगे और ऊपर फ्लोर बना लेंगे। बट सोचिए कि अगर उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई 2 फ्लोर के बाद वो फ्लोर ही नहीं बना सकते, तो वो फ्लोर नहीं बना सकते, उनके पास वो रिस्ट्रिक्शन आ गई। पर सोचिए अगर ये स्कोप है कि जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़े वैसे वैसे वो ऊपर भी फ्लोर बना लें, तो इसका मतलब है कि वो उनके पास स्कोप तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना, तभी वो फ्लोर बना पाएंगे। अब ये एग्जांपल से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि प्रेफरेंशियल शेयर्स में इक्विटी का कंपोनेंट क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि मान लेते हैं कि कंपनी के पास कभी कंपनी ने डेट ले लिया और डेट रीपे करने के लिए पैसा ना हुआ, और कंपनी के शेयर की वैल्यू मार्केट में अच्छी है, तो कंपनी जो इशुअर है, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसने कंपनी को पैसा दिया है, उसको पैसा चुकाने के लिए इक्विटी शेयर्स दे पाए। इसीलिए प्रेफरेंशियल शेयर्स में ये इक्विटी वाला कंपोनेंट डाला जाता है, जिससे कि कभी भी बुरी हालात में प्रेफरेंशियल शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सके इक्विटी शेयर में, इसीलिए ये कंपोनेंट डाला जाता है। तो जैसा आपने समझा, प्रेफरेंशियल शेयर्स हाइब्रिड सिक्योरिटी होते हैं जिन्हें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन माना जाता है। और यहां पर अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो आप ऑनर माने जाते हैं, पर अगर आप प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी में क्रेडिटर माने जाते हैं। और देखिए, जो क्रेडिटर होता है ना, उसको कंपनी के लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे बैंक के लिए आप क्रेडिटर हैं, बैंक में आपने एफडी डाला, अब बैंक पैसा कमाए ना कमाए 5 लाख तक तो आपको एफडी और पैसा दोनों की गारंटी देता है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनमें रिटर्न फिक्स्ड होता है, और इसीलिए इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सिक्योर होते हैं। कंपनी बर्बाद भी हो जाएगी
तो इनके एसेट्स को बेचकर, यानी कंपनी के एसेट्स को बेचकर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि इंसॉल्वेंट में एक कंडीशन होती है, जब इनको पैसा दिया जाएगा तो वो कंडीशन आपको मैं प्रेफरेंशियल शेयर्स में बताऊंगा। तो अब इसकी बारी आ गई। मान लेते हैं कि कंपनी के पास 100 करोड़ का डेट है और कंपनी की वैल्यू है 200 करोड़। तो अब क्रेडिटर यानी कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनका तो पूरा पैसा दिया जा चुका है 100 करोड़। अब 100 करोड़ बचा। अब ये जो 100 करोड़ बचा ना, ये बाकी के इक्विटी शेयर होल्डर्स में दे दिया जाएगा। पर कब दिया जाएगा? जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पूरी तरह से पैसा वापसी किया जा सके तब। यानी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा केवल तब देते हैं जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से पूरी तरह से सबकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इनका कंडीशनल होता है पैसा दिया जाना। अब यहां पर इनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। देखो, जैसे मान लो इनके तो इंटरेस्ट जो है ना वो सिक्योर है, इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। बट ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 2013 में ही एक क्लॉज है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट दिए जा सकते हैं अगर कंपनी मैनेजमेंट चाहे तो। पर नॉर्मली दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट इन द कंपनी। इनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते हैं। बट जैसा मैंने बताया, मैनेजमेंट चाहे तो ये क्लॉज है कि दिए जा सकते हैं, पर नॉर्मली नहीं दिए जाते। और जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं कि जब इंसॉल्वेंट होता है कोई भी कंपनी, तो इनका पैसा पहले दिया जाता है कंपनी के एसेट्स को बेचकर। तो ये हुआ प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में अंतर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हम प्रेफरेंशियल शेयर्स कैसे खरीदें? तो देखिए, इसे लॉट साइज की तरह ही खरीद सकते हैं आप। 10 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी ऑफर करती है। समय समय पर नॉर्मली ये शेयर ट्रेड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ इनको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो डेट फंड अक्सर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में एक डेट फंड का ऑप्शन होता है, तो वो जो डेट फंड होते हैं वो यहाँ पर पैसा डालते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स में, और HNIs भी यहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो ये बैंक से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है इसमें, आप ये समझ के पैसा लगा सकते हैं, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख और अबव होती है, तो इसीलिए एक रिटेलर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। आगे जी। चल सकते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। देखिए, अब सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम इनफैक्ट मार्केट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। जो मेजर मार्केट प्लेयर्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, मार्केट चलाने वाले 4 मेजर प्लेयर्स हैं जो मार्केट को चलाते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर है उसको हम बोलते हैं सेबी। और सेबी, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो है एक्सचेंज, जिस पर शेयर ट्रेड किए जाते हैं, जिसे सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है, मैं अभी आपको बता चुका हूं। तीसरा है ब्रोकर, जो आपको इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं ये बताता है और आपको इस प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। और तीसरे हो गए आप, जिसे आप इन्वेस्टर या ट्रेडर बोल सकते हैं, जो कि मार्केट को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो अब ये जो 4 मेजर प्लेयर्स हैं, इनके बारे में हम समझेंगे ये कौन होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेबी की। तो जैसा आप जानते हैं, सेबी मार्केट रेगुलेटर है। अब ये सेबी जो है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, जो स्टैब्लिश किया गया था, यानी इसको ऑटोनॉमस बॉडी 1992 में बनाया गया था। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 1992 से पहले ये एग्जिस्ट करता था 1987 में। पर आप लोगों ने हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा। तो जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ 1992 में, तो सेबी जो है वो एक्शन में आया
और इसको सरकार ने ऑटोनोमस बॉडी बनाया, यानी और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। और तब से ये मार्केट रेगुलेटर है और इंश्योर करता है कि मार्केट में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर के अगेंस्ट में। तो अब सेबी जो है ये आप लोगों के लिए आपका कोर्ट है कि अगर इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत होगा तो सेबी उसका न्याय करेगा। सेबी का काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। सेबी का काम है नए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, पुराने रूल रेगुलेशन में अमेंडमेंट करना और आपके सभी तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यही सेबी का काम है, जो सेबी बखूबी बहुत अच्छी तरह से करता है। और इस मार्केट को चलाने का पूरा क्रेडिट जो है, सुचारू रूप से मैं बोलूं, एक अच्छे आइडियल तौर पर जो मार्केट चल रहा है वो सेबी की वजह से चल रहा है और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सेबी जो है मार्केट रेगुलेटर हुआ और ये क्या क्या काम करता है मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, जिसे हम नॉर्मली प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको जानकारी दी कि जो एक्सचेंज है ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ट्रेड करते हैं। और ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला जो एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं नेशनल एक्सचेंजेस। तो जो नेशनल एक्सचेंज होते हैं इंडिया में वो बड़े लेवल पे कार्यरत होते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं और यहाँ पर ज्यादातर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 99.99% लोग नेशनल एक्सचेंज में ही ट्रेड करते हैं। और रीजनल एक्सचेंज भी होते हैं। अब ये जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ये इंडिया में है 24 रीजनल एक्सचेंजेस। और नेशनल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएससी बोलते हैं, दूसरा एक्सचेंज है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जबकि अगर हम 24 रीजनल एक्सचेंजेस की बात करें तो ऑल 24 एक्सचेंजेस बिलोंग टू स्टेट्स ओनली। अब ये देखिए, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना, चेन्नई, अहमदाबाद, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये स्टेट से बिलोंग करते हैं। और पहले जैसा आप जानते होंगे आज से 25 साल पहले, 25 इयर्स बैक अगर हम बात करें तो उस समय पे 25 साल पहले हुआ क्या करता था, फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी। फिजिकल ट्रेडिंग का मतलब है पेपर फॉर्म में जो ट्रेड होते थे, शेयर्स जो होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, अब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये तो मुंबई में था। तो आप दिल्ली में रहकर वहां पर कैसे जा सकते थे? तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता रोज रोज ट्रैवल करना, और पॉसिबल भी नहीं है, रोज कौन ट्रैवल करेगा इतनी दूर। तो रीजनल एक्सचेंजेस बनाए जाते थे जिससे कि ट्रेडिंग जो है वो उन लोगों तक पहुंचे जो स्टेट में रहकर काम करना चाहते हैं। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज तब बनाए गए थे। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था। आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में घर बैठे बैठे आप ट्रेडिंग कर लेते हो तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंपॉर्टेंस है वो एकदम खत्म हो गई है और लोग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में काम ही नहीं करते हैं। बट फिर भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में छोटी छोटी कंपनियों को आप लिस्ट करा सकते हैं। लाइक अगर किसी भी छोटी से छोटी कंपनी की मैं बात करूं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती हैं वो होंगी 25 करोड़ की, यानी जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं 25 करोड़ की उनकी लिमिट होती है। ये एनएससी में ट्रेड किए जा सकते हैं। पर सोचिए आपके पास 25 करोड़ से छोटी कंपनी और आप लिस्ट कराने का सपना देखते हैं तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आपको ऑफर करते हैं कि वहां पर आप अपनी छोटी कंपनियों को भी लिस्ट करा सकते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस अभी केवल इतनी रह गई है कि यहाँ पर छोटी कंपनियां ट्रेड की जाती हैं और लिस्ट भी की जा सकती हैं। तो मैंने कभी इसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं किसी भी रीजनल एक्सचेंज में और वहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। पर मुझे लगता नहीं है कि आपको जरूरत होगी, क्योंकि आज तक मुझे ही कभी जरूरत नहीं हुई, तो आपको कैसे होगी। पर आपने जाना रीजनल एक्सचेंज के बारे में। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो एक्सचेंज होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। और इंडिया में जैसा हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्विटी मार्केट के लिए दो नेशनल एक्सचेंज है। पहला है बीएससी जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, दूसरा है एनएससी जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अगर हम बीएससी की बात करें तो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है
जो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। और यहां पर 5500 प्लस कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिश हुआ, जो तकरीबन 149 इयर्स से चल रहा है। तो आप देखेंगे 150 साल पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है जो चल रहा है। अंग्रेजों से के टाइम से आप बोल सकते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टिंग होती है और होती थी, और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अगर हम बात करें एनएससी की, तो 1992 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और यहां पर 200 प्लस कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं। और आज के समय में एनएससी लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। अब यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5500 कंपनीज हैं, यहाँ 2000 प्लस कंपनीज हैं, तो ज्यादा कंपनियां होने के बावजूद बीएससी क्यों छोटा है और एनएससी क्यों बड़ा है? क्योंकि बीएससी में छोटी छोटी कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएससी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैपिटल यानी टोटल साइज ऑफ द कंपनी एनएससी का बीएससी से काफी ज्यादा है। इसीलिए जो एनएससी है वो बड़ा एक्सचेंज होने के साथ साथ ज्यादा टर्नओवर होने वाला भी एक्सचेंज है। यानी जो आंकड़ा है खरीदारी का, बिकवाली का, वो एनएससी में ज्यादा आता है, बीएससी में कम आता है, जिसे आप टर्नओवर बोल सकते हैं। टर्नओवर बेसिकली टोटल बाइंग सेलिंग क्वांटिटी और अमाउंट को बोला जाता है जो किसी भी एक्सचेंज में किया जाता है, यानी खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा। तो एनएससी का बड़ा होता है, बीएससी का छोटा होता है, इसीलिए इसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। अब टोटल आप देखेंगे एनएससी और बीएससी में कुछ कॉमन कंपनियां भी लिस्टेड हैं, तो हम नेट ये मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, ये अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज रोज लिस्ट होती हैं, डीलिस्ट होती हैं। तो 7000 प्लस कंपनीज इन टोटल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो 7000 प्लस कंपनीज हमारे मार्केट में लिस्टेड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। एनएससी बीएससी में कुछ कंपनीज हैं जो कॉमन कंपनीज हैं और दोनों में ही काम किया जा सकता है। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। सर एक जी। चीज है, जब हमारे पास ऑलरेडी नेशनल एक्सचेंज के अंदर बीएससी ओल्डेस्ट है, तो फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें एनएससी को फॉर्म करना पड़ेगा? देखो, हेल्दी कंपटीशन के लिए जो मोनोपोलीज होती है ना वो अच्छी नहीं होती हैं, तो इसीलिए सरकार ने ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपना एक्सचेंज भी खोल सकते हैं, और जब ज्यादा कंपटीशन होगा तो उससे बेटर सर्विसेज डिलीवर की जाएगी। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस हैं उनकी जरूरत होती है। अगर एक ही दुकान होगी तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी और फिर वो कस्टमर्स के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाएगा, इसीलिए दो दो एक्सचेंजेस हैं। तो सर ये एनएससी बीएससी एक काइंड ऑफ अ कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? ये एक्सचेंज है जो एक कंपनी के तौर पर डिलीवर किए जाते हैं। और कोई भी एक्सचेंज खोल सकता है अपना, है ना? मतलब जैसे एनएससी बीएससी हम कोई भी ला सकते हैं? कोई भी नहीं ला सकता, उसके लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स वो रहता है। पैरामीटर्स। हम्म। ओके सर, गॉट इट। और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, एक्सचेंज को ये पता है कि इतनी सारी कंपनियों को आप डेली बेसिस पर ना ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 7000 कंपनियां हैं, एंड ये 7000 कंपनियों को आप डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा कि आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आप इन सभी में ट्रेड कर पाए। तो इसके लिए एक तरीका है जो एनएससी ने बनाया है, और वो तरीका ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, यानी 7000 कंपनीज हैं प्लस हमने देखा, अब ये जो 7000 प्लस कंपनीज हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती होंगी। लाइक इनमें से मान लेते हैं 500 कंपनी दे बिलोंग टू आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर मान लेते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं 100 कंपनी बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर,
इसी तरह से मान लेते हैं 200 कंपनी जो हैं वो एफएमसीजी से बिलोंग करती होंगी। तो ये 7,000 कंपनीज को क्योंकि डेली बेसिस पर आप ना तो ट्रैक कर सकते हैं और ना ही डेली बेसिस पर इनके शेयर्स को खरीद सकते हैं, तो इसे आसान बनाने के लिए सेक्टर्स फॉर्म किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्टर इंडेक्स। यानी आप जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो ये आईटी सेक्टर की कंपनियां हो गई, ये हो गई, तो इनका एक इंडेक्स बना दिया जिसे हम बास्केट बोलेंगे। तो मान लेते हैं ये 500 जो कंपनीज हैं ये आईटी इंडेक्स की हैं, तो इसे नाम दे दिया निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी है तो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर का ये शेयर है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे आईटी सेक्टर को, निफ्टी आईटी रिप्रेजेंट कर रहा है आईटी सेक्टर को। तो अब मान लेते हैं कि आज इसकी वैल्यू है, लेट सपोज इसकी वैल्यू है आज 31,000 एग्जाम्पल के तौर पर, और 31,000 में आज की जो परफॉर्मेंस है इसकी वो है 300 प्लस, यानी आज ये 300 प्लस पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। तो पहले तो ये समझो ये 300 कैसे आया। जब आईटी कंपनीज के ज्यादातर शेयर आज बुलिश होंगे, आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे, कल की क्लोजिंग से ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आईटी सेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और ये जो पॉजिटिव फिगर है, ये 300 पॉइंट्स पॉजिटिव, वो आया इस वजह से है क्योंकि आज आईटी कंपनीज के शेयर में खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से 300 पॉइंट से अप दिखा रहा है। अब जब ये आपको पता चलता है कि भाई 300 पॉइंट्स अप है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई आईटी कंपनी के शेयर आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे मैं आज आईटी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं। तो आप सेक्टर इंडेक्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस कंपनी, किस सेक्टर के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे उन कंपनी के शेयर्स खरीदकर पैसा मिल सकता है, मुनाफा मिल सकता है। तो जो सेक्टर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उन्हें कहा जाता है सेक्टोरल इंडेक्स या सेक्टर इंडेक्स। तो सेक्टर इंडेक्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप 7,000 शेयर्स को डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं कर सकते, तो उसका एक शॉर्टकट आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से शेयर का सिलेक्शन करना है और शेयर से पहले सेक्टर का कैसे सिलेक्शन करना है। उसी लिए सेक्टर इंडेक्स बनाए जाते हैं। और जितने भी मेजर सेक्टर्स इकोनॉमी में हैं, सभी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए एक मेजर सेक्टर बना हुआ है। तो हर मेजर सेक्टर के लिए आप देखेंगे कि आपको एक इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेक्टोरल इंडेक्स। और सेक्टोरल इंडेक्स किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से पूरे बिलोंग करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप सेक्टर का सिलेक्शन कर पाए और उसी बेसिस पर आप स्टॉक का भी सिलेक्शन कर पाए। अब ये रहा सेक्टर इंडेक्स। तो यहां तक किसी को सेक्टर इंडेक्स के बारे में तो कोई डाउट नहीं है? अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि मतलब कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस ये ऐसा मतलब हुआ? बिल्कुल यही मतलब हुआ कि आप 7,000 कंपनियों को तो देख नहीं पाएंगे डेली बेसिस पर। जी जी तो जी अगर आपको ये देखना है कि किस शेयर, मतलब किस सेक्टर के आज शेयर अच्छा कर रहे हैं, तो उसके इंडेक्स को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जी जी जिससे आपका काम आसान हो गया और आपको 7,000 शेयर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। सर इंडेक्स देखेंगे कैसे? हाँ, इंडेक्स देखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे देखते हैं। जी अब इसी तरह से मार्केट इंडेक्स भी होते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 एक्सचेंज है, जैसे मैंने आपको बताया 2 एक्सचेंज हैं और दोनों एक्सचेंज को अब आप समझ ही चुके हैं। एक है बीएससी, दूसरा है एनएससी। तो अब एनएससी में 2,000 कंपनीज प्लस लिस्टेड हैं, बीएससी में 5,500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब बीएससी और एनएससी ने भी अपना एक इंडेक्स बनाया है जिसे हम मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका नाम है सेंसेक्स 30। तो इसमें इनमें से ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5,500 कंपनीज हैं, उनमें से ये 30 कंपनीज से मिलकर बना है सेंसेक्स। और सेंसेक्स क्या है?
सेंसेक्स मार्केट इंडेक्स माना जाता है जो पूरी इकोनॉमी यानी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह से इन 2000 कंपनीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां 50 सेलेक्ट की गई हैं और उसको नाम दिया गया है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है? ये एक मार्केट इंडेक्स है जो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इन दोनों को हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स, जो पूरी शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। अब इन दोनों में 90% जो कंपनीज है ना वो कॉमन है, केवल 5 कंपनियां अलग हैं सेंसेक्स में, और निफ्टी में जो 45 कंपनियां, जो इसमें 25 कंपनीज हैं सेंसेक्स की, वो निफ्टी में भी पाई जाती हैं, और इन दोनों से मिलकर बनता है मार्केट इंडेक्स। तो आपने न्यूज एंकर को कभी देखा होगा, वो हमेशा ये बोलती है या बोलता है कि भाई आज सेंसेक्स इतना गिर गया, आज निफ्टी इतनी गिर गई, तो वो मार्केट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये निफ्टी 50 के 50 शेयर्स जब भी पॉजिटिव होंगे, सब में खरीदारी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे आज निफ्टी की जो वैल्यू है, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मतलब 19,100 की इसकी वैल्यू है, और आज निफ्टी 200 पॉइंट्स जो था वो पॉजिटिव था, तो ये 50 कंपनीज में अगर ज्यादा कंपनीज में बाइंग होगी तो इसकी वैल्यू जो है निफ्टी की वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इनमें सेलिंग होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो निफ्टी 50 की जो वैल्यू है ये 19,100, ये आज बढ़ी हुई थी, तो इसका मतलब है आज मार्केट में खरीदारी हुई, और जिन लोगों ने आज मार्केट में खरीदा होगा उन्होंने आज पैसा बनाया होगा, ये हमें निफ्टी 50 को देखकर पता चल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से आज जो सेंसेक्स है वो 61,000 पर था, और 700 पॉइंट्स की जो रैली थी वो यहां पर देखने को मिली। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो निफ्टी सेंसेक्स 30 की जो कंपनियां थी आज सभी में बाइंग थी, जिसकी वजह से आज ये जो सेंसेक्स था ये पॉजिटिव था और 700 पॉइंट ऊपर चल रहा था। तो ये दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, देश का विकास है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें मार्केट इंडेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मार्केट इंडेक्स, और आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं मार्केट के डायरेक्शन को देखने के लिए। तो आपके लिए और आसान हो जाता है मार्केट के डायरेक्शन को देख पाना, काम कर पाना, ये सारी चीजें आप देख पाते हैं। अब यहाँ पर एक्सचेंज के बारे में अगर किसी का कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है एक्सचेंज? यस जी सर। सर। ठीक है यस जी। सर। तो आप चलते हैं हम आगे, और एक्सचेंज के बाद अब हम बात करेंगे ब्रोकर की। तो देखिए, अब ब्रोकर की बात करते हैं। तो ये जो ब्रोकर होता है ये कौन होता है? तो अभी आपको मैंने एक्सचेंज के बारे में बताया। तो एक्सचेंज, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इस प्लेटफॉर्म पर लोग बाइंग करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पर लोग सेल करते हैं। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे बाइंग सेलिंग होती है। अब ये बाइंग सेलिंग क्लाइंट करते हैं, और बाइंग सेलिंग करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो डीमेट अकाउंट हमारा जो ओपन करता है उसे हम कहते हैं ब्रोकर। और क्यों ब्रोकर ही डीमेट अकाउंट ओपन करता है? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो एक्सचेंज है ना, ये एक मेंबरशिप देता है। अब ये जो एक्सचेंज है ये एक मेंबरशिप देता है जो 25 लाख पर सेगमेंट देता है, यानी 25 लाख पर सेगमेंट। पर सेगमेंट मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, तो उस तरह से। अब ये 25 लाख रुपीस पे करके ये जो ब्रोकर है ना ये मेंबरशिप ले लेता है, और फिर मेंबरशिप लेने के बाद इस ब्रोकर को ये एक्सचेंज बोलता है कि ठीक है, अब आप एक काम करो, अब मेरी मेंबरशिप आपने ले ली, अब आप पैसा कमाओ मेरा प्लेटफॉर्म यूज करके। तो ये जो ब्रोकर है ये क्लाइंट जोड़ता है, और क्लाइंट का डीमेट अकाउंट खोलता है, और डीमेट अकाउंट खोलने के बदले में इसको पैसा मिलता है। और इस डीमेट अकाउंट के बाद ये जो क्लाइंट है ये डीमेट अकाउंट के थ्रू इस एक्सचेंज को एक्सेस कर पाते हैं। और जब ये एक्सचेंज को एक्सेस कर पाते हैं तो डीमेट अकाउंट में क्या करते हैं, ये बाइंग सेलिंग करते हैं।
और बाइंग सेलिंग करने के बाद इनका होता है टर्नओवर। तो टर्नओवर जैसे मैंने आपको बताया बाइंग सेलिंग को कहते हैं। तो मान लेते हैं एक क्लाइंट ने 50 लाख रुपए की बाइंग की और 50 लाख रुपए की सेलिंग की, तो उसका टोटल टर्नओवर हो गया 1 करोड़। अब ये जो 1 करोड़ है ना, इसी को हम टर्नओवर बोलेंगे। अब इसी 1 करोड़ पर जो ये क्लाइंट है ये ब्रोकरेज देगा, इसी 1 करोड़ पर ये ब्रोकरेज देगा। अब ब्रोकरेज आप कमीशन को भी बोल सकते हैं, और यही ब्रोकरेज किसकी कमाई है? सॉरी, यही ब्रोकरेज जो है कमाई है ब्रोकर की। तो ये जो ब्रोकर है ये कमाई है ब्रोकरेज इस ब्रोकर की, और इसीलिए ये पैसा लेकर मेंबरशिप लेकर एक्सचेंज पर काम कराता है अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट इसी तरह से इसको पैसा देते हैं। अब 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर, और बहुत मोटा पैसा जो है ब्रोकर जो है कमा रहे हैं। अब ब्रोकर जो फी चार्ज करता है यानी ब्रोकरेज चार्ज करता है ना, उसके लिए एक नियम है कि आप मैक्सिमम ब्रोकरेज जो है ना 5 पैसा चार्ज कर सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम। और नॉर्मली अच्छे ब्रोकर 1 पैसा चार्ज करते हैं, इससे कम तो अच्छे ब्रोकर नहीं देते हैं आपको। अब ये 5 पैसे का मतलब क्या हुआ ये समझा देता हूं मैं। आपका टर्नओवर हुआ 1 करोड़, 5 पैसा ब्रोकरेज थी, तो आपको जब ये आप देखोगे कि आपको 1 करोड़ पे 5 पैसे के हिसाब से ब्रोकरेज देनी है, तो टोटल ब्रोकरेज आप इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो आप जब निकालोगे तो 5000, यानी अगर मैं ब्रोकरेज लगाऊं 1 करोड़ के ऊपर 5 पैसा अगर लगाया जाता है, तो 5000 रुपए की जो ब्रोकरेज है ये बनी। और ये 5000 की ब्रोकरेज किसकी जेब में जाएगी? ये ब्रोकरेज जाएगी ब्रोकर की जेब में। तो इस तरह से आप लोग जब काम करते हैं डीमेट अकाउंट में, तो ब्रोकरेज जनरेट होती है और वो ब्रोकर की कमाई होती है। इसीलिए ये जो ब्रोकर है मेंबरशिप लेता है और क्लाइंट बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। तो ये आपने देखा एक्सचेंज और ब्रोकर क्या होते हैं। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। चलिए जी। परफेक्ट है। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, काफी कुछ सीख लिया। आज इतना ही करेंगे, ठीक है? और फिर मंडे को हमारी अगली क्लास है, तो आपसे मंडे को मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम समय। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।